गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस। आज की डेट है 13 जून। तो दोस्तों आज की डेट में हम 3 इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम शुरू करें अपनी एडिटोरियल डिस्कशन से, जो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं तो 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर से आज हम करेंगे। तो आज हिंदू में और इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में भी ज़्यादा मेरे को रेलेवेंट आर्टिकल्स नहीं लग रहे थे। तो एक आर्टिकल बड़ा अच्छा मेरे को लगा, लाइव मिंट में आया है, ये हर्ष पंत ने लिखा है। तो हर्ष पंत ने आर्टिकल ब्रिक्स का भी लिखा था, जो भी हमने सैटरडे को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बात करी जा रही, जो ग्लोबसेक फोरम मीटिंग हुई है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मुंह तोड़ जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिया था इस समिट पे। जो एंकर थे उन्होंने उनको एक सवाल पूछा था, वो क्या पूछा था, कैसा था, वो सब हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। बट एस जयशंकर जैसे कि आप जानते हैं बहुत वोकल हैं, राइट। जो उनके माइंड में होता है वो बोलते हैं। ऑल्दो ही इज़ अ डिप्लोमैट, करियर डिप्लोमैट रह चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था इस फोरम पे, जो उनको सवाल उठाया गया था उनके ऊपर। फिर दोस्तों आर्टिकल एक और हम डिस्कस करेंगे जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन के लिंकेजेस की यहाँ पे बात की जा रही है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है, जीएसटी का कंपोनेंट है। और दोस्तों एक इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में से दोस्तों एक हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो कि ब्रह्मोस के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि ब्रह्मोस को 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया में। तो ये आर्टिकल आपका इंटरनल सिक्योरिटी जीएस3 से ही संबंधित है। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो आपको इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइडेड रहेगा। दोस्तों बाकी एक मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था अभी भी ना, वैसे तो देखिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो तो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक भी और टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी। पता नहीं फिर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जी हमको टेलीग्राम का जो लिंक है वो एक्सपायर हो चुका है, उसको क्लिक करते हैं तो फिर ग्रुप नहीं खुलता है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि पीडीएफ नहीं डाउनलोड होती है। बहरहाल अगर आपको लग रहा है ना कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो एक्सपायर हो चुका है, अगर आपको क्लिक करने के बाद भी लग रहा है आपको ग्रुप में एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो ये जो नंबर है ना, इस दिए गए नंबर पे आप एक सिंपल मैसेज ड्रॉप कर दीजिए टेलीग्राम की ऐप के थ्रू, तो वो कोई ना कोई फिर आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आपको एक और मैं बात बताऊं तो देखिए, अगर वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखेंगे, जैसे आज जो वीडियो है जब आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे तो ये जो है ना, ये है हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक, ठीक है। और ये जो है ये देख रहे हैं, ये पीडीएफ के लिए है, ये पीडीएफ के लिए जो इस लेक्चर में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने इसकी पीडीएफ देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट, या अगर आप फोन से ऑपरेट करें तो एप्लीकेशन खुलेगी, वहां पे आप एनरोल फॉर फ्री करेंगे और वहां से बाद में आपको अपने आप जो है लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, मेरे को था कि थोड़ा क्लियर कर दूं बिफोर वी बिगिन। बाकी बेस्ट आंसर दोस्तों जो सैटरडे को हमने किया था, जो क्वेश्चन डिस्कस ब्रिक्स को लेके हमने किया था, तो शशांक शेखर उन्होंने ये जो आंसर लिखा है बहुत अच्छा आंसर लिखा है। शशांक बहुत लंबे समय से स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से वो फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने आंसर लिखा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन्होंने ब्रिक्स की जब बात हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने एक मैप सा भी बनाया है। देखिए अब अगर आपको टाइम मिले, है ना, वहां पे आपने 6 से 7 मिनट में आंसर लिखना है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ये मैप बना सकते हैं। अब आपकी ड्राइंग को ये नहीं कि बहुत कोई माशाल्लाह बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप ठीक है, आपने अपने आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस लेके आना है, थोड़ा सा इनोवेशन लेके आना है। बट बहरहाल अपार्ट फ्रॉम द मैप, अपार्ट फ्रॉम द ड्राइंग, उसके अलावा उन्होंने जो भी लिंकेजेस हैं, जो कि रेलेवेंट लिंकेजेस हैं इस आंसर से पर्टिनेंट, काफी अच्छी तरह से कवर करे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल जो चाइना इंडिया कोर ऑफ द ब्रिक्स फेडिंग अवे वो क्यों है, व्हाट आर द रीजंस के भी चाइना और इंडिया की जो दोस्ती थी, जो कि माना जाता था कि वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज कर सकता है, आज ऐसा क्या हो रहा है, दैट सीम्स टू बी फेडिंग अवे, राइट। एंड ब्रिक्स एंटरिंग इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और बाद में उन्होंने वे फॉरवर्ड भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पीडीएफ में इनका जो आंसर है वो भी दिख जाएगा। सो वेरी वेल डन शशांक, कीप अप। चलिए बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ और आपको जरूरी सूचना देना चाहता हूं मैं। देखिए वैसे तो हम बार बार आपको कहते रहते हैं कि अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो देखिए न्यूज़पेपर अपना खुद का जो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका कोई मुकाबला तो नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारी मिस हो जाती है ना। कुछ करंट अफेयर्स की जो हमारे लेक्चर्स हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट हो, आईआर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इनके भी करंट अफेयर्स आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारा करंट अफेयर्स का। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसमें डेली वीडियो लेक्चर्स रहते हैं 6 डेज अ वीक, तो हर एक डे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है। और इसमें जो आपको एनालिसिस मिलेगा इस करंट अफेयर्स के कोर्स में, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओरिएंटेड मिलेगा, राइट। तो अगर आपने इसके बारे और जानकारी लेनी है, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, बिकॉज आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से जो ट्रेंड हम यूपीएससी में देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, राइट। और प्रीलिम्स में तो आप प्रीलिम्स में तो आप देख ही रहे हैं कि प्रीलिम्स में कितनी ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स की हो रही है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलो हर्ष पंत लिखते हैं, यूरोप स्लो अडेप्टेशन टू अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। अब यूट्यूब पे ना एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है एस जयशंकर का। तो एस जयशंकर वैसे भी बहुत वोकल हैं, जो उनके माइंड में होता है वो बोलते हैं, वो ज़्यादा घबराते नहीं हैं, है ना। हालांकि वो डिप्लोमैट रह चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे बोलनी है, कैसे बोलनी है।
तो ये जो ग्लोबसेक का फोरम है, ग्लोबसेक फोरम जो है जो स्लोवाकिया में हुआ था, यहां पे एस जयशंकर ने एक बहुत बिफिटिंग रिप्लाई दिया एंकर को। तो वहां पे एंकर ना बार बार जयशंकर जी को, वैसे आप वो वीडियो देख भी सकते हैं, वहां पे यूट्यूब पे भी बहुत वायरल है, अगर आप सर्च करेंगे ग्लोबसेक फोरम 2022 एस जयशंकर रिप्लाई टू द एंकर, तो आपको बहुत सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो उनसे ये पूछा क्या कि भाई आपको देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो आप देखिए हमारे साइड पे नहीं है, आप क्या सिंपैथेटिक नहीं है यूक्रेन को लेके, आप तो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कल को चाइना आप पे इन्वेड कर देगा, चाइना आपको अटैक कर देगा, फिर आप क्या करोगे, है ना, फिर तो आप हमारे पास ही आओगे, अमेरिका के पास आओगे। तो एस जयशंकर ने बोला यार कि हैंग ऑन, कि भाई आपके कहने से चाइना हमको अटैक करेगा क्या? यूक्रेन तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जब इंडिया और चाइना के जब से डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं, तो यूक्रेन का मुद्दा तो अभी आया है। हमारे जो झगड़े हैं या हमारे जो रिश्ते हैं, चाहे वो झगड़े हो चाहे वो जैसी मर्जी बात हो, वो तो कितने सालों से चलते आ रहे हैं। तो आप कौन होते हैं हमको बताने वाले कि भाई हम अपनी चिंता करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी की चिंता करें? आप अपनी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहां पे है? आप ये कहते हो कि जो दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो दुनिया की है, लेकिन जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो दुनिया भर की प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई? आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, हम अपने रिश्ते क्यों खराब करें रशिया के साथ? और आपको हमको पाठ देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है कि हमने किसके साथ कैसे करना है कैसे नहीं करना। हम एक सभ्यता है, 5000 साल पुरानी हम सभ्यता है, तो हमको आपकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम यू कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी को आपकी वैलिडेशन से चले। और हमने अगर रिश्ते किसी देश के साथ बनाने हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अमेरिका है, तो अपने जो रिश्ते बनाएंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बनाएंगे ना। दुनिया भर की 20% आबादी तो भारत में ही रहती है, तो आप हमको क्या सिखा रहे हो? तो बहुत अच्छा रिप्लाई उन्होंने दिया था। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोप की बात करें, ये हमको क्या समझाना चाह रहा है कि भाई आप अगर आपकी और चाइना की लड़ाई हो जाती है कि भाई रशिया जो यूक्रेन में एग्रेशन दिखा रहा है, तो चाइना भी ऐसा एग्रेशन इंडो पैसिफिक में दिखाएगा, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो जापान है, चाहे वो इंडिया है। तो क्या हो जाएगा इससे? आप हमको क्या प्रूफ करना चाहते हो? आप हमको डराना चाहते हो कि इस डर के कारण हम आपकी तरफ हो जाएंगे? तो हम आपकी तरफ हैं ना, हम तो पीस के लिए स्टैंड करते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि जो यूक्रेन में जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात हो रही है, हमने उस बात को कंडेम करा है। लेकिन अगर आप चाहो कि हम हर बात आपके हिसाब से करें तो वो नहीं होने वाला। हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और आपको इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा बाहर, ठीक है, कि भी जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो दुनिया भर की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। ये क्राई बेबी वाला जो माइंडसेट है ना यूरोप का, इससे यूरोप को बाहर निकलना पड़ेगा। क्या हो क्या रहा है? चलिए पहले ग्लोबसेक फोरम की हम बात कर लेते हैं। ग्लोबसेक फोरम बहुत ब्रीफ, कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम गैदर कर लेते हैं। ग्लोबसेक जो फोरम है, इसको ग्लोबसेक 2022 ब्राटिस्लावा फोरम, ब्राटिस्लावा इज अ प्लेस, इज अ सिटी इन स्लोवाकिया, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस होती है ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ द न्यू डिवाइडेड वर्ल्ड। अब इस प्लेटफॉर्म में, इस फोरम में जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनके यहाँ पे जो सिक्योरिटी इश्यूज है, जो कंसर्न्स हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो अब ऑब्वियसली अब ये 17th एडिशन था ग्लोबसेक फोरम का। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो बातें डिस्कस करी जाएंगी वो यूक्रेन रशिया की लड़ाई के चलते ही डिस्कस करी जाएंगी अभी, है ना। अब कुछ हार्श रियलिटीज की बात करें हम, देखिए अब हमने बात करी कि यूरोप कहता है कि दुनिया भर की प्रॉब्लम दुनिया की है, मेरी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है। बहुत लंबे अरसे से यूरोप थोड़ा अवॉइड कर रहा था। यूरोप कह रहा था कि मेरे को कुछ लेना देना नहीं है जियोपॉलिटिक्स से, मुझे कुछ नहीं लेना देना कि यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर है, कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई मैं तो चाइना के साथ भी ट्रेड करूंगा, मैं अमेरिका के साथ भी करूंगा, भाई मेरे को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना है। अब क्या हुआ? चलो, अब बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं ये कितने दोगले हैं, कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, कि भी एक तरफ वो व्लादिमीर पुतिन को इतने पैसे दे जाते हैं, वहां से गैस मंगवाते हैं, वहां से ऑयल मंगवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी रशिया एग्रेशन दिखा रहा है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बार ये बात कही थी, है ना। अब देखिए ये दोनों बातें पैरेलल तो नहीं चल सकती हैं। अब ये जो रशियन इन्वेजन हुआ है यूरोप अपना यूक्रेन में, अब उसके चलते यूरोप की हम बात करें, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो रेडिकली बदली है ना। रशिया अभी तक क्या किस पे रिलाय कर रहा था? रशिया को इतनी उम्मीद नहीं थी कि नेटो जो है, चाहे वो नेटो, क्योंकि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। सारा का सारा जो यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेटो के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार कहते थे, ठीक है, उस टाइम पे जर्मनी के जो चांसलर थे एंजेला मर्केल थे, उन्होंने बहुत बार कहा था कि भैया इतने चेक्स काट काट के मैं नेटो को नहीं देने वाला हूं, कि भाई आप अपना खुद का कुछ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्यों नहीं बनाते? हमेशा आपको मुसीबत पड़ती तो अमेरिका ही क्यों याद आता है? इतने सालों से 1949 से फोरम बना हुआ है। अब व्लादिमीर पुतिन को भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी उम्मीद नहीं थी।
कि जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं या जो नेटो लीडर्स हैं वो कुछ यूनिटी दिखाएंगे। उसको था कि नहीं, इनका तो यूनिटी यहाँ पे नहीं बनने वाला इजीली में। हालांकि देखिए व्लादिमीर पुतिन भी देखिए कुछ लॉसेस फेस कर रहे हैं। देखिए अब 4 महीने होने वाले हैं इस लड़ाई को, है ना, अभी तक ये लड़ाई का कोई कंक्रीट नतीजा नहीं निकला है, लेकिन वो रिलाय कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन की डिसयूनिटी के ऊपर और नेटो की डिसयूनिटी के ऊपर। ठीक है, अब तो डिफाइंस की बात है ना, अब तो डिफाइंस, अब तो यूरोप के जो लीडर्स हैं वो डिफाई दिखा रहे हैं, डिफाइंस दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है जी, अगर व्लादिमीर पुतिन अग्रेशन दिखा रहे हैं यूक्रेन में तो हम खड़े हैं यूक्रेन के साथ, हम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाएंगे। अगर कल को यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है तो हम उसको भी अप्रूवल देंगे। ठीक है, कि नेटो तो खुला दरबार है, कोई भी यहां पे आ सकता है। तो अब सब ये बातें आप कर रहे हो, पहले आप क्या कर रहे थे? जब क्रिमियन एनेक्सेशन हुआ तब आप क्या कर रहे थे? तो ये तो 2014 की बात है जब क्रिमिया को नेक्स्ट किया गया था। अब जर्मनी की बात करें, देखिए जर्मनी में एक नए चांसलर आए हैं, ओलाफ स्कॉल्स। अब देखिए जर्मनी बहुत लंबे अरसे से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वो ज्यादा इंटरफेरेंस इस तरह के मामलों में नहीं दिखा रहा था, लेकिन देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को अपना सबक मिल गया, तो जर्मनी चुप होकर बैठ गया कि भाई अब मैंने पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है, मैंने लड़ाइयां नहीं करनी है, अब मैंने अपनी इकॉनमी को सुधारना है, अपने लोगों को देखना है, अपने लोगों को सुधारना है। ठीक है, रीबिल्ड करनी है जर्मन इकॉनमी। ठीक है, उसके बाद चलो फिर जर्मनी का फिर रीयूनिफिकेशन होता है, बर्लिन वॉल जो आपकी 1989 में जो रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न जर्मनी होता है, तो उसके बाद फिर जर्मनी फिर और ज्यादा फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो बहुत लंबे अरसे से जर्मनी का नाम ना यहाँ पे लड़ाइयों में इतना नहीं आता था, लेकिन अब जर्मनी क्या कर रहा है? जर्मनी ने भी अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग का बजट है वो इंक्रीज कर दिया है। जर्मनी ने ये कहा है कि भाई हम कमिटेड हैं कि हम 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा स्पेंड करेंगे अपनी मिलिट्री नीड्स के लिए, और अगर हम मिलिट्री सर्विसेज की बात करें तो वहां पे 100 बिलियन यूरोस का जो बजट है वो सेट अपार्ट रखा गया है। और अभी जो जर्मन वेपन्स हैं वो कन्फ्लिक्ट जोन्स में भी दिए जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए जर्मन वेपन्स तो वैसे दुनिया भर में बांटे जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो जर्मनी की जो पॉलिसी थी खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके हिसाब से जो जर्मन वेपन्स हैं दे आर बीइंग सप्लाइड टू द कन्फ्लिक्ट जोन्स आल्सो। और जर्मनी इंकरेज कर रहा है थर्ड पार्टी कंट्रीज हैं कि वो भी यूक्रेन में डिफेंस का सामान वहां पे सप्लाई करें, एम्युनिशन सप्लाई करें, तो जर्मनी इस बात को इंकरेज कर रहा है। दिस इज अ चेंज, अ शिफ्ट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पॉलिसी ऑफ जर्मनी। अब कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जहां पे यूके, पोलैंड और जो आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं, है ना, आपका लाटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये सब चाह रहे हैं कि भी रशिया की हार हो। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया तो ये कह रहा है ना, मोदी जी अभी पीछे गए थे यूरोपियन यूनियन के दौरे पे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भाई इस लड़ाई में कोई सिकंदर नहीं बनने वाला, तो चाहे वो रशिया है चाहे वो यूक्रेन है, इसमें जो भी जीतेगा वो हारेगा ही। हमने तो देखिए बहुत ऑनेस्टली स्टैंड लिया है। तो यहाँ पे तो जो यूरोप के देश हैं वो तो कहते हैं कि भी पुतिन की हार हो, कुछ देश कहते हैं भी ज़ेलेंस्की की हार हो। तो यहाँ पे तो यूरोप के अंदर ही कितनी डिसयूनिटी बनी हुई है। अब फ्रांस और जर्मनी के जो लीडर्स हैं, अब देखो कितने पुराने, जर्मनी की बहुत सारी जो एनर्जी नीड्स है, ऑयल गैस की बात करें, वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, है ना। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से रशिया से वो सप्लाई होती है जर्मनी को। इनफैक्ट बहुत सारा जो, अगर हम पूरे यूरोपियन देशों की बात करें तो चाहे ऑयल है चाहे वो गैस है तो वो रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब फ्रांस और जर्मनी एक तरफ तो चलो ये सब बातें कर रहे हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करी जाए, व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज करना, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएसए को कि चलो अगर मान लो व्लादिमीर पुतिन रिट्रीट भी कर लेता है, अगर हार भी मान लेता है हाइपोथेटिकली, तो फिर आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना जो कि एक रिवेंज की भावना लगे अगेंस्ट रशिया। तो अगर तो आप चाहते हो कि व्लादिमीर पुतिन हारे, अगर तो आप व्लादिमीर पुतिन की अगर हार को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो फिर आप एट द सेम टाइम फिर एज एक मीडिएटर वाला रोल क्यों प्ले कर रहे हो? तो बी क्लियर ना कि आप चाहते क्या हो, बिकॉज उनको भी पता है, फ्रांस के लीडर को, इमैनुअल मैक्रोन को भी और ओलाफ स्कॉल्स को भी, कि आने वाले समय में जितना मर्जी आप अभी सैंक्शंस लगा दो, ज्यादा अब बहुत बड़ी बड़ी बात है कि 2026 तक जी हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर खत्म हो जाएगी, हम वहां से ऑयल नहीं मंगाएंगे, गैस नहीं मंगाएंगे। क्या फायदा इस चीज का? आपको पता है कि आपकी डिपेंडेंसी तो रहेगी रशिया के ऊपर, और पुतिन को भी ये बात पता है कि ये कहां चले जाएंगे, आना तो मेरे पास ही है। एकदम से रातों रात तो कतर के साथ आप नहीं अग्रीमेंट साइन कर सकते हो, कतर के साथ आप जो एलएनजी इंपोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बना सकते हो, ना अमेरिका के साथ बना सकते हो। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी, तो एकदम से रातों रात तो नहीं आप वो कर सकते हो। अब यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को चलो बैन कर दिया था बाय द एंड ऑफ 2022, लेकिन जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो तो बाय सी जो है, ठीक है, 2/3 ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स दे हैपन टू द सी, बट जो ऑयल इंपोर्ट्स थ्रू पाइपलाइन होगा उसका क्या, उसको तो बैन नहीं करा। अब हंगरी ने कहा था कि भाई ये जो आप सैंक्शन लगाने का जो बिजनेस है, हम इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज 65% से ज्यादा जो ऑयल है हंगरी में वो रशिया से आता है, तो भाई हम रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। और हंगरी आज भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से थ्रू द पाइपलाइंस, इफ नॉट थ्रू द सी। कंक्लूजन्स क्या निकलता है? तो जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस यूरोप में रहेगी उतनी ही अच्छी बात है व्लादिमीर पुतिन के लिए। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर व्लादिमीर पुतिन। अब ये जो वॉर है, अब इस लड़ाई से नो डाउट हम बात करते हैं कि नेटो हैज बीन री इन्विगोरेटेड, नेटो का एक री इन्वेंशन हुआ है, नेटो का एक नया अवतार देखने को मिला है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी ये लड़ाई और लिंगर ऑन करेगी
पुतिन की उम्मीद क्या रहेगी? पुतिन की उम्मीद रहेगी कि जो वेस्टर्न सॉलिडारिटी अभी देखने को मिल रही है फॉर अ चेंज, ये शायद देखने को ना मिले। ये वेस्टर्न सॉलिडारिटी शायद मे बी इट माइट फॉल अपार्ट एज वेल, तो वो पुतिन के लिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके चलते फूड शॉर्टेजेस, हम वीट की बात करें, देखिए बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, वहां पे देखिए वीट नहीं आ रहा, वो यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब वहां से जो सप्लाईज हैं कट ऑफ हो चुकी हैं। अब देखिए फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। चलो हमने भी वीट एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन बाद में क्योंकि वीट के जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस हैं बढ़ गए थे, तो हमने फिर अपना एक्सपोर्ट बैन वीट के ऊपर लगा दिया कि भाई हम चलो यहाँ पे वीट इतना सारा बाहर तो बांटी जा रही है, लेकिन यहाँ पे महंगाई से लड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लोग भूखे मर जाएंगे अगर हम सारा का सारा वीट इजिप्ट में, ईरान में, इराक में बांटते रहेंगे। तो अब ये समस्या की बात है। अब देखिए यहाँ पे कौन, अब देखिए सफर कर रही है ना पूरी दुनिया। पहले तो सिर्फ रशिया यूक्रेन तक सीमित था, अब देखिए लोग भी सफर कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, 4 महीने होने को आ गए हैं। उम्मीद थी कि पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं तो चलो रिकवरी होगी, ग्लोबल रिकवरी होगी, तो पैंडेमिक से चलो बाहर निकले, लेकिन साथ में लड़ाई होगी ये वाली। ठीक है, तो पुतिन बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो वेस्टर्न देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ज्यादा लंबे समय तक ये ऐसा नहीं कर सकते कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, कभी ना कभी तो वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंस्टेड कि हमको ये पाठ दिया जाए, हमको इस बात का ज्ञान दिया जाए कि हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए। ठीक है, हम कर लेंगे। हमको ये बात पता लग गई है कि हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स रशिया, बिकॉज देखिए इतना सारा डिफेंस का सामान हम वहां से मंगाते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में हम इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी किसी भी देश के ऊपर बना के रखें। हम इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन आप पहले अपनी पॉलिसी को देखिए, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, यूरोप के जो लीडर्स हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखें, ताकि दे कैन सो दैट उनकी जो पॉलिसीज हैं, सो दैट दे कैन इंश्योर दैट इट रिमेन्स ट्रू टू द विजन ऑफ अ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। जो यूरोप जो बहुत लिबरलिज्म की बातें करता है, तो उसकी पॉलिसीज ऐसी हों ताकि वो इस बात को वैलिडेट कर सके। और दुनिया बहुत रैपिडली बदल रही है, यूरोप को भी अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है उस हिसाब से। चलिए, सो दोस्तों अगला आर्टिकल, क्लाइमेट चेंज सोइंग पुअर न्यूट्रिशन, तो ये के श्रीनाथ रेड्डी ने आर्टिकल लिखा है। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो थोड़ा कंटेक्स्ट शुरू में वही रशिया यूक्रेन की बात चलती है कि वीट के दाम बहुत बढ़ गए हैं, है ना, इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोग सफर भी कर रहे हैं। चलो हमने भी वीट एक्सपोर्ट करना शुरू किया इजिप्ट को, वेस्ट एशियन कंट्रीज को, फिर हमने बैन भी लगा दिया। तो चलो ये तो चलो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंज हैं, ठीक है, अब इन्फ्लेशन है, हमने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन सेंट्रल बात यहाँ पे क्या हो रही है? सेंट्रल बात ये हो रही है जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ अ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज। लड़ाइयाँ चाहे सीरिया में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे कहीं मर्जी हो, लेकिन जो इंडियन एग्रीकल्चर है या दुनिया भर के एग्रीकल्चर की भी बात करें, वो अब एक विक्टिम बन रहा है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज से कोई भी नहीं बचने वाला। तो क्लाइमेट चेंज मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो चाहे अनसीजनल रेन्स आ रहे हैं, चाहे फ्लड्स आ रहे हैं, इस सबसे खेती बाड़ी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब while all available resources must be mobilized to address global food inequalities, तो चाहे देखिए जितनी भी रिसोर्सेज अब आज के टाइम पे अगर क्राइसिस है, सप्लाईज नहीं आ पा रहे हैं इजिप्ट के पास, वेस्ट एशियन कंट्रीज के पास, तो जो भी बाकी कंट्रीज हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे अगर उनके पास अबंडेंस में वो स्टॉक्स पड़े तो कैसे उन देशों को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब बात ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? तो तंजानिया है, चाहे अर्जेंटीना है, चाहे मेक्सिको है, चाहे न्यू दिल्ली है, चाहे पापुआ न्यू गिनी है, हर कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से इंपैक्ट हो रहा है, हर कोई क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट हो रहा है, और इसका असर हमारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बहुत बार बात करी जाती है, एनवायरमेंट में पढ़ते रहते हैं हम, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेके, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेके। अब ऐसा ना हो कि कल को और 10 साल में पता लगे कि आर्कटिक पोल और अंटार्कटिक पोल में खेती बाड़ी करी जा रही है, कि बाकी सारी जगहों पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पे देखिए पानी की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, और लोग अब खेती बाड़ी करने के लिए आर्कटिक पोल में जा रहे हैं, साउथ पोल में जा रहे हैं। हर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के बाद जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाहे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या इन देशों में दिस विल रिजल्ट इन 10% लॉस ऑफ द यील्ड ऑफ द स्टेपल्स, यानी कि वीट और राइस की अगर हम बात करें। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो बढ़ते टेम्परेचर के साथ, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स के साथ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जो क्रॉप क्वालिटी है वो भी इफेक्टेड होगी। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि राइस और वीट में बहुत कम लेवल्स के जिंक, प्रोटीन और आयरन होंगे, तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत बढ़ने वाली है। इनफैक्ट रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया विल हैव अराउंड अबाउट 50 मिलियन जिंक डेफिशिएंट पर्सन्स बाय 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ऑलरेडी इतने जिंक डेफिशिएंट लोग हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छे इंडिकेटर्स तो नहीं है हमारे हंगर इंडेक्सेस में भी। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करें, वो भी बहुत जल्दी पकने शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट रॉटिंग सून बिकॉज ऑफ द हीट। अभी देखिए गर्मी कितनी बढ़ रही है, मार्च से देखिए 15 मार्च के बाद ही हम देख रहे हैं 40 डिग्रीज प्लस टेम्परेचर चल रहे हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, है ना। अब जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे, एक्वाकल्चर भी सफर करेगा, फिशरीज भी सफर करेंगी। बांग्लादेश का एग्जांपल यहां पे किया गया डिस्कस। बांग्लादेश में हर साल जो फ्लडिंग होती है, दैट डिस्ट्रॉयज अ क्वांटिटी ऑफ राइस विच कैन फीड 30 मिलियन पीपल।
जस्ट इमेजिन द लॉसेज विच इज हैपनिंग। तो कंसर्न्स, अब वाइल्ड फायर्स की बात करें तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो अमेजॉन फॉरेस्ट है, ठीक है, डिग्रेडिंग फॉरेस्ट है, डिग्रेडिंग लैंड है, डिग्रेडिंग एग्रीकल्चर लैंड है, और आपको ये भी पता है कि एग्रीकल्चर भी ऑब्वियसली बहुत कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैसेस। हमने बहुत बार बात करी कि राइस कल्टिवेशन से, पैडी कल्टिवेशन से जो आपकी मीथेन गैस इमिट होती है, तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो वाटर स्कैसिटी हो रही है, बहुत बार रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि आने वाले समय में पानी पीने को बहुत कम रहेगा, आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। नॉर्थ अमेरिका में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो कल्टिवेशन है, जो फार्मिंग है, वो नॉर्थ अमेरिका की नदर्न पार्ट में ज़्यादा करी जा रही है, यानी कि जो सदर्न पार्ट ऑफ कनाडा और जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका है, कल्टिवेशन वहाँ पर शिफ्ट करी जा रही है, ठीक है। अब वही मैंने आपको बात कही कि ऐसा ना हो कि कल को और नॉर्थ चले जाओ कि आर्कटिक पोल में खेती करी जा रही है, वो होगा भी, जिस तरह से जो आपके आइस कैप्स भी मेल्ट कर रही है, जिस तरह से वातावरण सारा बिल्कुल बदला जा रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि आर्कटिक पोल और अंटार्कटिक पोल में भी लोग सेल्फीज डालेंगे जी यहाँ पे हम राइस और वीट ग्रो कर रहे हैं, कोई वो बड़ी बात भी नहीं होने वाली है। इन एनी गिवन ईयर half of the world's population has extreme water scarcity. तो 54% of India presently experiences high to extremely high water stress. तो ये हम बहुत बार बात करते हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत प्रमोट किया गया था। तो आज ग्राउंड वाटर लेवल्स देख लीजिए, डिप्लीट हो चुके हैं। अब आज के टाइम पे जो सरकारें हैं वो अपील कर रही हैं फार्मर्स को कि भी राइस मत ग्रो करिए, कोई और क्रॉप्स ग्रो करिए जो कि ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स नहीं है, राइट। बट अब तो नुकसान तो काफ़ी हो चुका है ना वातावरण को। ना वाई शुड इट बॉदर अस? अब ये सवाल ये आता है कि सर ये हमको क्या इस बात की चिंता होनी चाहिए कि 10-15 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा? अभी तो हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, अभी तो हमारे पास स्टॉक्स पड़े हैं वीट और राइस के। आने वाले टाइम में जो ग्लोबल डिमांड है खाने की, फूड की, वो तो बढ़ने वाली है ना, आबादी भी तो बढ़ेगी, आबादी भी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन भी होगा, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जो अभी गांव में रहते हैं वो अब शहरों में आके रहना चाहेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, तो डेफिनेटली उनके एस्पिरेशंस और इंक्रीज होंगी, ठीक है। और फूड प्रोडक्शन जो है दैट विल डिक्रीज ड्यू टू लेस लैंड बिकमिंग अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, मॉल्स बनेंगे, ऑफिसेज बनेंगे, सोसाइटीज बनेंगी, तो डेफिनेटली जो लैंड है वो तो कम रह जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। और ऑलरेडी जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी बहुत डेफिशिएंट है, बहुत स्कार्स रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के लिए। पानी की तो समस्या अभी भी बहुत पड़ती है गर्मियों में, आने वाले समय में पानी की और प्रॉब्लम बढ़ेगी, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको एड्रेस करने पड़ेंगे। इस करके वे फॉरवर्ड की यहाँ पे बात करें तो कलेक्टिव ग्लोबल रिजॉल्व बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को ही साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं बार बार सामने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट्स आई थी, जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट्स आई थी, उसके 3 पार्ट्स आए थे, बार बार वो रिपोर्ट्स में बातें करी गई हैं कि भी जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कंटेन करने की कोशिश करो, लेकिन ऑलरेडी वो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है वो ब्रीच कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इस करके बहुत जरूरी है कि हमको बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी अडैप्टेशन के लिए। मिटिगेशन तो चलो अब इसको चेंज, अब ये तो रहना पड़ेगा इसके साथ, है ना, इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिटिगेट कर सकते हैं इसके इंपैक्ट को, अडैप्टेशन, ठीक है। थोड़ा सहनशीलता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। अब वी नीड टू ग्रो मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो वीट और राइस में न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स है, तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया गया, आप लिख भी सकते हैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। किनुआ है, पर्ल मिलेट है, सोरगम हो गया, चिकपी हो गया, ठीक है। चिकपी जिसको पंजाबी में हम छोले भी कहते हैं, है ना, हिंदी में इसको काबुली चना कहते हैं, तो इसका वो हमस भी बनता है, हमस पीटा ब्रेड अगर आप खाते हैं तो। अब ये जो चीजें हैं बहुत हेल्दी हैं और ये ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग भी नहीं है और ये बहुत रिजिलिएंट है टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाए जो कि न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं और साथ में ज्यादा रिसोर्सेज भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सजेशन बड़ा अच्छा मेरे को लगा जो कि इसमें दिया गया था। चलिए, तो लास्ट टॉपिक आज का ब्रह्मोस 21 एंड डेवलपिंग, ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में आया है। सो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल या अगर लाइव मिनट का आर्टिकल अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप के जो अभी आप हमारे मेंबर्स हैं जो टेलीग्राम ग्रुप का जो उन्होंने एनरोल करा हुआ है, तो ये आर्टिकल्स की जो पीडीएफ है मैं उसमें भिजवा दूंगा, सो नो वरीज एट ऑल। तो आप वो आर्टिकल्स को वहां पे भी पढ़ सकते हैं, राइट। बिकॉज एज आई सेड कि हमको टॉपिक्स देखने हैं हर वक्त, हमको ये नहीं देखना कि हिंदू में सब कुछ आ रहा है। मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि हिंदू इज द ओनली न्यूज़पेपर जो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, हमको कंटेंट देखना है, खास करके एडिटोरियल्स में तो हमारे पास वो लेवरेज भी है कि हमको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में से इतना सारा कंटेंट मिल जाता है। अब आपको इतने न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो भी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे वो हिंदू है, whatever that might be। तो ये लेकिन जो एडिटोरियल्स हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से, इसके पीडीएफ जो हैं, मतलब जो उसके प्रॉपर जो पिक्टोरियल जो आपके सामने रखेंगे वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, तो जून, तो हम ब्रह्मोस की बात करते हैं। जून 12, 2001 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहली बार टेस्ट करी गई थी फ्रॉम अ लैंड बेस्ड लॉन्चर इन चंदीपुर इन इंडिया। तो 21 साल हो चुके हैं इस बात को, ठीक है, इस बात को 21 साल हो गए। ब्रह्मोस हैज बीन अपग्रेडेड सेवरल टाइम्स। तो अब उसका जो टेस्ट किया गया वर्जन, वो चाहे लैंड बेस्ड है, एयर बेस्ड है, सी प्लेटफॉर्म्स पे, तीनों वेरिएंट्स पे टेस्ट किया गया है। अर्ली 1990s में
इंडिया की लीडरशिप को यह लगा कि हमको जरूरत है क्रूज मिसाइल्स, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल गल्फ वॉर में भी काफी किया गया था उस समय में। तो जो क्रूज मिसाइल्स हैं, ठीक है, ये गाइडेड मिसाइल्स हैं जिनका दैट ट्रैवर्सेस द मेजॉरिटी ऑफ देयर फ्लाइट पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एंड दे आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग लार्ज वॉरहेड्स। तो ब्रह्मोस की बात करें, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स केपेबल भी है डिलीवर करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद हाई प्रिसिशन, ठीक है। अब सुपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, यानी कि जिसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। तो साउंड की स्पीड कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। तो सबसोनिक मिसाइल कौन सी होगी? जिसकी स्पीड जो है वो साउंड से कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड से कम होगी, और सुपरसोनिक जिसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया था रशिया और इंडिया के बीच में। तब डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो डीआरडीओ के हेड थे। नाउ दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रह्मोस एयर स्पेस। तो एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन द डीआरडीओ एंड द रशियन डिफेंस एजेंसी, जिसमें से जो इंडियन साइड था उसका जो इस जॉइंट वेंचर में होल्डिंग थी दैट वाज अराउंड 50.5% और रशियंस की 49.5%। 1999 में वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल्स बिगैन इन द लैब्स ऑफ द डीआरडीओ एंड एनपीओएम। और ये जो मिसाइल सिस्टम है आज की अगर हम बात करें, देखिए बहुत की माइलस्टोन्स हम अचीव कर चुके हैं आज। चलो, इंडिया को 2016 में एमटीसीआर में भी एंट्री मिल गई थी, है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजीम में। अब उसके चलते हमारे पास अब वो लेवरेज है कि हम इस मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। आमतौर पे हमने सुना कि मिसाइल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने पहली बार जो मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर किया था वो फिलीपींस को किया था ब्रह्मोस मिसाइल का, राइट। चलिए, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस एक 2 स्टेज मिसाइल है जिसका एक आपका जो है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है, और जो फर्स्ट स्टेज है दैट ब्रिंग्स द मिसाइल टू सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा है। और जो सेकंड स्टेज है दैट द सेकंड स्टेज देन टेक्स द मिसाइल क्लोजर टू 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन क्रूज फेज। तो जो क्रूज मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस की तरह, दे आर कॉल्ड एज स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स। इनको फायर किया जाता है बहुत दूर की रेंज से किया जाता है स्ट्रेटेजिकली, ताकि अगर हम एनिमी की बात करें, अटैकर की बात करें, तो उसको इतना डिफेंसिव अटैक करने के लिए टाइम उसको कम मिले, है ना। तो इस करके उसको बहुत दूर से इसको लॉन्च किया जाता है। ब्रह्मोस की जो स्पीड की बात करें, ब्रह्मोस हैज द 3 टाइम्स द स्पीड, 2.5 टाइम्स द फ्लाइट रेंज एंड हायर रेंज कंपेयर टू द सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ब्रह्मोस को लेकर हमने पहले भी बहुत सारी बातें करी हैं, चाहे वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, चाहे वो शॉर्ट्स के जरिए है। तो इंडिया को एंट्री मिली थी एमटीसीआर क्लब में 2016 में। अब जो रेंज है, अब आपको पता है कि चलो रेंज तो अभी 400 किलोमीटर तक की बात करी थी, अभी ये भी बात सामने आ रही है कि अब क्योंकि एंट्री मिल गई इंडिया को एमटीसीआर में, इसकी जो रेंज है वो और बढ़ जाएगी। इनफैक्ट 400 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो तो टेस्ट हो चुकी है, ठीक है। पहले जब हमने इसको टेस्ट किया था तो 290 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन अब ऐसी न्यूज भी आई है कि 800 किलोमीटर तक की रेंज भी इसमें पाई जाएगी, राइट। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करें, जो वर्जन्स है ब्रह्मोस के, दे आर बीइंग टेस्टेड नाउ एंड दे हैव एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगेन मैं रिपीट करूंगा, वर्जन्स विद इवन हायर रेंजेस अप टू 800 किलोमीटर्स एंड विद हाइपरसोनिक स्पीड आर सेट टू बी ऑन द कार्ड्स। तो अगर हम ट्रायड ऑफ ब्रह्मोस की बात करें तो जैसा आपको मैंने बताया कि लैंड बेस्ड, सी बेस्ड और एयर बेस्ड तीनों ही वेरिएंट्स में ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? ग्रोइंग ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस पोज द सेम हेल्थ थ्रेट टू द वर्ल्ड एज कोविड-19। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको कल शाम को हम कल वीडियो डिस्कस करेंगे, वो आपको पता लग जाएगा कौन सा बेस्ट आंसर है। कल 12 बजे तक का टाइम है आपके पास इसके ऊपर आंसर लिखने के लिए। बाकी दोस्तों, जाने से पहले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। तो अगर आप थोड़ा अगर आपने अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट करना है, अगर आपने ज्योग्राफी, आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी वीक है, एनवायरनमेंट वीक है, एथिक्स वीक है, आपको इससे पर्टिनेंट ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं मिल पा रहा, आपको इसमें और गाइडेंस चाहिए और आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो दोस्तों आप ये इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट रहेगा वो प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड रहेगा, और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जिसमें आपके मंथली करंट अफेयर्स की अपडेशन भी हर एक सब्जेक्ट में रहेगी। तो आप चाहें तो एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे तो आप 3 ले सकते हैं, चाहे 4 ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर सब्जेक्ट जिसकी प्राइस है वो 6000 रुपीज़ है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो सके। तो मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।